आज बात करेंगे भारत के नए वेज कोड यानी मजदूरी संहिता के। ये एक ऐसा कानून है जिसका सीधा असर हर कर्मचारी की पे स्लिप और उसके अधिकारों पर पड़ता है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। कभी अपनी सैलरी स्लिप को ध्यान से देखा है? लगता है ना कि कितनी सारी चीजें इसमें, बेसिक, एचआरए, अलाउंस, आखिर ये सब है क्या और कौन सा कानून इन्हें तय करता है? ये थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है, पर इसे समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम 5 जरूरी हिस्सों में इस पूरे मामले को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे इतने सारे पुराने कानूनों को एक कोड में बदला गया। फिर वेतन या वेजेस का असली मतलब क्या है ये जानेंगे। इसके बाद कर्मचारियों के लिए जो नए नियम और सुरक्षा हैं उन पर बात होगी। फिर आएगा सालाना बोनस का मामला और आखिर में जो सबसे दिलचस्प है वो है सबूत देने की जिम्मेदारी में आया एक बहुत बड़ा बदलाव। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, यानी अव्यवस्था से संहिता तक का सफर। यहां हम ये समझेंगे कि भारत के श्रम कानूनों को एक जगह लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, इस सुधार से पहले क्या था? एक तरह का कानूनों का जाल था। वेतन और बोनस से जुड़े नियम 4 अलग अलग बहुत पुराने कानूनों में बटे हुए थे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का। सोचिए कितने पुराने। इतने सारे अलग अलग कानूनों की वजह से सब कुछ बहुत उलझा हुआ था और इसी उलझन को सुलझाने के लिए आया कोड ऑन वेजेस 2019। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसने उन चारों पुराने एक्ट्स को एक साथ मिलाकर एक सीधा साधा सिंगल कानून बना दिया जो पूरे देश में लागू होता है। इससे नियमों में काफी सफाई और सरलता आ गई। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, वेतन या वेजेस का असली मतलब क्या है। देखिए, यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस कोड में बाकी सब कुछ इसी एक शब्द की परिभाषा पर टिका है। तो कोड के हिसाब से वेतन में मोटी मोटी 3 चीजें आती हैं: बेसिक पे, महंगाई भत्ता यानी डीएनएस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इसमें एचआरए, ओवरटाइम, कमीशन जैसी कई आम चीजें शामिल नहीं की गई हैं। हाँ, तो यहीं पर एक बहुत ही जबरदस्त नियम आता है। कोड ये कहता है कि अगर वो सारे अलाउंस जिन्हें वेतन से बाहर रखा गया है उनका टोटल अमाउंट किसी की कुल सैलरी के 50% से ज्यादा हो जाता है, तो जितना भी हिस्सा 50% से ऊपर है उसे वापस वेतन में ही गिना जाएगा। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है ताकि कंपनियां सैलरी स्ट्रक्चर को इस तरह ना बना दें कि बेसिक सैलरी बहुत कम रह जाए। अच्छा, इसमें एक और पेच है। वेतन की परिभाषा हर जगह एक जैसी नहीं है। जब बात आती है लैंगिक समानता की, मतलब समान काम के लिए समान वेतन की, तो कोड एक ज्यादा बड़ी परिभाषा का इस्तेमाल करता है। उसमें फिर एचआरए और ओवरटाइम जैसी चीजें भी जुड़ जाती हैं। ऐसा इसलिए ताकि कोई भेदभाव ना हो सके। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर चलते हैं, जहां 2 बहुत ही दमदार सुरक्षा उपायों की बात की गई है जो कर्मचारियों के हक में हैं। ये कोड जेंडर इक्वालिटी को लेकर बिल्कुल साफ है। सेक्शन 3(1) में सीधे सीधे लिखा है कि एक जैसे काम के लिए लिंग के आधार पर वेतन में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून में इतनी सीधी और साफ बात कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बात यही खत्म नहीं होती। कानून यह भी पक्का करता है कि इस नियम को लागू करने के लिए किसी भी कर्मचारी की सैलरी कम न की जाए, और तो और नौकरी पर रखते वक्त भी जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अब आते हैं दूसरे बड़े सेफ्टी नेट पर। यह नियम है सैलरी से होने वाली कटौतियों के बारे में। कोड का सेक्शन 18(3) ये कहता है कि किसी भी एक महीने में एक कर्मचारी के वेतन से कुल मिलाकर 50% से ज्यादा की कटौती नहीं हो सकती। मतलब कम से कम आधी सैलरी तो हाथ में आएगी ही। ये नियम बहुत ज्यादा कटौतियों से बचाता है। अब चौथे सेक्शन में बात करते हैं बोनस की। इस कोड के आने के बाद सालाना बोनस सिर्फ कंपनी की मेहरबानी नहीं बल्कि एक कानूनी हक बन गया है। और न्यूनतम बोनस कितना होगा इसका हिसाब भी बहुत आसान है। पहला स्टेप, जो भी साल भर में वेतन मिला है उसका 8.33% निकालिए। दूसरा स्टेप, उस रकम की तुलना 100 रुपए से कीजिए और बस दोनों में से जो भी ज्यादा है वही न्यूनतम बोनस होगा। लेकिन इस नियम की सबसे हैरान करने वाली और सबसे जरूरी बात यह है कि ये बोनस देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को फायदा हुआ हो या नहीं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। कंपनी प्रॉफिट में हो या ना हो, ये मिनिमम बोनस देना कानूनी तौर पर जरूरी है। हाँ, बोनस से जुड़े कुछ और नियम भी हैं, जैसे बोनस पाने के लिए साल में कम से कम 30 दिन काम किया होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बोनस सैलरी का 20% हो सकता है। और अगर कोई कर्मचारी धोखाधड़ी या चोरी जैसे किसी गंभीर मामले में पकड़ा जाता है तो उसे बोनस नहीं मिलेगा। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे बड़े बदलाव पर। एक ऐसा बदलाव जो वेतन से जुड़े किसी भी विवाद की पूरी तस्वीर ही बदल देता है। पहले क्या होता था, अगर किसी कर्मचारी को लगता था कि उसे सैलरी कम मिली है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसी की होती थी। उसे ही सारे सबूत जुटाने पड़ते थे। लेकिन अब इस कोड ने पासा पलट दिया है। अब जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है। उसे साबित करना होगा कि उसने सही और पूरी पेमेंट की है।
ये बात कोड के सेक्शन 59 में साफ साफ लिखी है कि बकाया चुका दिया गया है। ये साबित करने का भार नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर पर होगा। ये कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। तो अगर हम पूरे सफर को देखें तो हम एक उलझे हुए दौर से निकलकर एक साफ सुथरे कानूनी दौर में आ गए हैं। जहां पहले 4-4 कानून थे, आज वहां पूरे भारत के लिए एक कोड है। तो आज की चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आई वो क्या है? पहली, वेतन की एक साफ परिभाषा। दूसरी, जेंडर के आधार पर सैलरी में भेदभाव पर सख्त पाबंदी। तीसरी, सैलरी से होने वाली कटौती पर 50% की रोक। चौथी, एक गारंटी वाला मिनिमम सालाना बोनस। और पांचवी, सबसे बड़ी बात, किसी भी विवाद में सबूत का बोझ अब एम्प्लॉयर पर है। तो आखिर में बस एक सवाल, जब नियम इतने साफ हो जाते हैं तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये नई संहिता भारत के वर्क कल्चर और वर्क प्लेसेस को आने वाले समय में कैसे बदलती है। नमस्ते। आज हम भारत के लेबर लॉज में हुए एक बहुत बड़े और जरूरी बदलाव को समझने वाले हैं और वो है वेज कोड रूल्स 2025। देखिए, ये सिर्फ कोई नया नियम नहीं है, बल्कि ये देश के जो उलझे हुए वेतन से जुड़े कानून थे ना, उन्हें सुलझाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो सोचिए जरा, क्या हो अगर वेतन से जुड़े आप देखिए 18 से भी ज्यादा अलग अलग पेचीदा कानूनों को बस एक ही एकदम साफ सुथरे फ्रेमवर्क में डाल दिया जाए। सुनने में ही कितना अच्छा लगता है ना। असल में यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब देने के लिए ये नई संहिता, ये नया कोड लाया गया है। मतलब मकसद बिल्कुल सीधा है, जितना भी कंफ्यूजन है उसे खत्म करो और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाओ। अच्छा, पहले का सिस्टम था कैसा? एक तरफ 1937 का पेमेंट ऑफ वेजेस रूल्स, दूसरी तरफ 1976 का इक्वल रेम्यूनरेशन रूल्स, और इनके अलावा 13 और भी। जरा सोचकर देखिए कि इतने सारे अलग अलग कानूनों के बीच तालमेल बिठाना बिजनेस और कर्मचारियों दोनों के लिए कितना मुश्किल और कंफ्यूजिंग रहा होगा। तो इस बदलाव का असली मकसद क्या है? एक बिखरे हुए और कई बार एक दूसरे से टकराने वाले सिस्टम से एक मजबूत और स्टैंडर्डाइज्ड ढांचे की तरफ बढ़ना। इसका सीधा सा मतलब है कंपनियों के लिए कंप्लायंस का बोझ कम करना और नियमों को इतना साफ कर देना कि मालिक और कर्मचारी दोनों को फायदा हो। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम 5 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। भारत के वेज लॉज को कैसे आसान बनाया गया, मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी को कैलकुलेट करने का नया फॉर्मूला क्या है, काम और सैलरी से जुड़े नियम क्या कहते हैं, बोनस के लिए क्या नया फ्रेमवर्क है, और आखिर में गवर्नेंस और कंप्लायंस का नया सिस्टम कैसा होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सरलीकरण से। इस सिंप्लीफिकेशन का असल मतलब क्या है? आखिर इस एक यूनिफाइड कोड के पीछे की सोच क्या है? देखिए, इस कोड की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसने वेतन, न्यूनतम मजदूरी, बोनस और समान सैलरी से जुड़े 4 बड़े और पुराने कानूनों को एक ही जगह एक बड़े कोड में मिला दिया है। अब अलग अलग कानूनों के जाल में फंसने की जरूरत नहीं, सब कुछ एक जगह एक नियम के तहत। अगला जो बड़ा बदलाव है वो है न्यूनतम मजदूरी की कैलकुलेशन। पहले क्या था कि इसे तय करने के तरीके अलग अलग राज्यों और इंडस्ट्रीज में अलग अलग थे, लेकिन अब पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड नेशनल फॉर्मूला तैयार किया गया है। तो ये फॉर्मूला काम कैसे करता है? भाई, एक आम परिवार की जो बेसिक जरूरतें होती है ना, उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें सिर्फ रोटी कपड़ा ही नहीं है, बल्कि घर का किराया, बिजली पानी का बिल और हाँ, बच्चों की पढ़ाई और सेहत पर होने वाले खर्च को भी शामिल किया गया है। मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। इस कोड में मजदूरी को स्किल के लेवल से भी जोड़ा गया है। पहला लेवल है अकुशल व्यवसाय, यानी ऐसे सीधे साधे काम जिनके लिए कोई खास ट्रेनिंग या तजुर्बे की जरूरत नहीं होती। और फिर आता है कुशल व्यवसाय। यहाँ तजुर्बे या टेक्निकल ट्रेनिंग से मिले हुनर की जरूरत होती है और कर्मचारी से उम्मीद की जाती है कि वो खुद से पहल करे, अपना दिमाग लगाए। ये क्लासिफिकेशन पक्का करता है कि जिसके पास ज्यादा स्किल है, ज्यादा मेहनत है, उसे बेहतर पैसा भी मिले। चलिए अब बात करते हैं उन नियमों की जो हर कर्मचारी और हर कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज पर सीधा असर डालते हैं, यानी काम के घंटे और सैलरी से होने वाली कटौतियां। नए नियम काम और आराम के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। अब हर कर्मचारी को हफ्ते में कम से कम 1 दिन की छुट्टी पाने का हक है। साथ ही जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनके लिए भी खास नियम बनाए गए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और उनके अधिकारों की रक्षा हो। और अब एक बहुत ही जरूरी नियम, 50%। ये आंकड़ा याद रखना जरूरी है। ये क्या है? ये है आपकी सैलरी से होने वाली कुल कटौतियों की मैक्सिमम लिमिट। ये नियम इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कर्मचारियों को एक फाइनेंशियल सेफ्टी देता है। ये पक्का करता है कि महीने के आखिर में उनके हाथ में एक ठीक ठाक रकम जरूर आए। और नियम 13 है इसी बात को और पक्का करता है। आसान भाषा में कहें तो किसी भी एक महीने में कर्मचारी पर अचानक से कोई बड़ा फाइनेंशियल बोझ नहीं डाला जा सकता।
अगर कटौती 50% से ज्यादा बन रही है तो उसे अगले महीनों में एडजस्ट किया जाएगा। अच्छा, सैलरी और कटौतियों के अलावा इस कोड ने बोनस देने के तरीके को भी एक नया ढांचा दिया है। इसका मकसद है कि कंपनी के मुनाफे और कर्मचारियों को मिलने वाले इनाम के बीच एक सही बैलेंस बना रहे। ये सेट ऑन और सेट ऑफ का जो सिस्टम है ना, ये बड़ा स्मार्ट तरीका है। इसका फायदा यह है कि जब कंपनी अच्छा कमाती है तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को आगे के लिए बचाकर रखा जा सकता है, ताकि अगर कभी कोई साल अच्छा ना जाए तो भी कर्मचारियों को बोनस मिल सके। इससे एक तरह की स्थिरता बनी रहती है। तो कानून तो बन गए, पर इन्हें सही तरीके से लागू कौन करेगा, कैसे किया जाएगा? इसके लिए भी नई और मॉडर्न व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इस नई व्यवस्था के सेंटर में एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है। यह बोर्ड एक तरह से सरकार के लिए एक थिंक टैंक का काम करेगा, जो सैलरी तय करने और कोड से जुड़े दूसरे जरूरी मामलों पर सलाह देगा। और इस बोर्ड की बनावट ही इसे खास बनाती है। इसमें कंपनियों के मालिक, कर्मचारी, स्वतंत्र एक्सपर्ट और राज्य सरकारें सबके प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर है, ये पक्का करता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले हर किसी की बात सुनी जाए और एक बैलेंस्ड रास्ता निकले। और यहाँ एक और बड़ा बदलाव है सोच में। पुराने जमाने के इंस्पेक्टर राज की जगह अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की भूमिका लाई गई है। इसका मतलब है कि अब मकसद सिर्फ गलतियां पकड़ना नहीं, बल्कि कंपनियों को नियमों का पालन करने में मदद करना और सलाह देना है। ये सहयोग की एक नई सोच है। तो चलिए इस नई संहिता के 4 सबसे बड़े फायदों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहला, सरलता। ढेर सारे कानूनों की जगह अब बस एक कोड। दूसरा, एक समान फॉर्मूला पूरे देश में मिनिमम वेज तय करने के लिए। तीसरा, फाइनेंशियल सेफ्टी, सैलरी से 50% से ज्यादा कटौती नहीं। और चौथा, बेहतर गवर्नेंस, जहां एक बैलेंस्ड एडवाइजरी बोर्ड और मददगार इंस्पेक्टर होंगे। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये जो नया आसान कोड है, ये भारत में व्यापार करने के माहौल को कैसे बदलेगा? और क्या नियमों का ये सरलीकरण दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए भारत को और भी ज्यादा आकर्षक बनाएगा? इन सवालों का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा। सोचिए, भारत में एक ऐसा नया कानून आया है जो लगभग हर काम करने वाले इंसान की जिंदगी पर असर डाल सकता है। अब सुनने में तो ये किसी भारी भरकम कानूनी दस्तावेज जैसा लगता है, लेकिन इसकी परतों के पीछे कुछ ऐसे बड़े बदलाव छिपे हैं जिन्हें समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, इसका नाम है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और ये सिर्फ कोई मामूली सरकारी कागज नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये भारत के पूरे वर्कफोर्स के लिए, मतलब हर काम करने वाले के लिए नियमों की एक पूरी नई किताब है। तो आज हम इसी कानून की परतों को खोलेंगे और इसके कुछ सबसे हैरान करने वाले और दिलचस्प पहलुओं को जानेंगे। हम देखेंगे कि ये नई सामाजिक संहिता आखिर है क्या, कैसे गिग इकोनॉमी को पहली बार पहचान मिली है, और भी बहुत कुछ है इस पिटारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। जरा सोचकर देखिए, पहले दर्जनों पुराने बिखरे हुए कानून थे, अब उन सबको हटाकर एक सिंगल मॉडर्न रूल बुक बना दी गई है। और इस कानून का मकसद क्या है, ये इसकी पहली लाइन में ही साफ हो जाता है। इसका एक ही बड़ा लक्ष्य है कि कोई चाहे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करे या अनऑर्गेनाइज्ड में, हर एक इंसान को सोशल सिक्योरिटी के कवच के नीचे लाना। चलिए अब आते हैं पहले बड़े खुलासे पर, एक ऐसा बदलाव जो आज की डिजिटल दुनिया के लिए बहुत बहुत जरूरी है। यह कानून पहली बार हमारी आज की डिजिटल इकोनॉमी में काम करने वाले लोगों को कानूनी तौर पर पहचान दे रहा है। तो ये कानून गिग वर्कर को कैसे डिफाइन करता है? बहुत सिंपल, कोई भी इंसान जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले रिश्ते से बाहर काम करके कमा रहा है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये परिभाषा इतनी बड़ी है कि इसमें फ्रीलांसर, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लगभग सभी आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, कानून प्लेटफॉर्म वर्क को भी अलग से डिफाइन करता है। ये सीधा सीधा उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन एप्स के जरिए काम करते हैं। इससे पता चलता है कि बनाने वालों ने यह समझा है कि आज काम करने का तरीका कितना बदल चुका है। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि वो लाखों लोग, ऐप बेस्ड ड्राइवर्स, डिलीवरी पार्टनर्स, फ्रीलांसर, जो अब तक एक तरह की कानूनी ग्रे एरिया में थे, उन्हें अब पहली बार ऑफिशियल सोशल सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क में लाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे बड़े खुलासे पर, और ये वाला तो सीधा सीधा हर किसी की सैलरी स्लिप से जुड़ा है। मतलब इस बात से कि सोशल सिक्योरिटी के लिए कितना पैसा सैलरी से कटेगा।
देखिए पहले होता क्या था, एक आम तरीका था, कंपनियां बेसिक पे को कम दिखाती थी और सैलरी का बड़ा हिस्सा अलाउंस के तौर पर देती थी। इससे होता यह था कि प्रोविडेंट फंड जैसे जो भी कंट्रीब्यूशंस होते थे वो कम बेसिक सैलरी पर कटते थे और कंपनी के पैसे बच जाते थे। लेकिन अब ये खेल बदलने वाला है और इस बदलाव का हीरो है ये एक नंबर 50%। जी हाँ, 50%। नया नियम साफ कहता है कि अगर किसी की सैलरी में अलाउंस वाला हिस्सा टोटल पे के 50% से ज्यादा है तो जितना भी ज्यादा है उस एक्स्ट्रा अमाउंट को भी वेतन में जोड़ दिया जाएगा और फिर उसी पर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होगा। मतलब सैलरी स्ट्रक्चर के साथ जो हेरफेर होती थी उस पर अब लगाम लगेगी। सीधे और सरल शब्दों में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भविष्य के लिए लोगों के रिटायरमेंट फंड में ज्यादा पैसा जमा होगा। नियम सुनने में छोटा लगता है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। अच्छा, तो पैसों और भविष्य की सुरक्षा की बात तो हो गई, लेकिन ये कानून सिर्फ यही नहीं रुकता। ये काम और परिवार के बीच के बैलेंस पर भी ध्यान देता है और इसमें कुछ वाकई बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत आगे की सोच वाले नियम हैं। जैसे कि ये देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव। कानून के हिसाब से परिवार की परिभाषा में अब एक महिला कर्मचारी के सास ससुर को भी शामिल किया गया है। ये छोटी सी बात है लेकिन ये दिखाती है कि कानून बनाते वक्त भारत के सामाजिक ताने बाने का ध्यान रखा गया है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये कानून ट्रेडिशनल मैटरनिटी लीव से भी आगे जाता है। अगर कोई माँ 3 महीने से छोटे बच्चे को गोद लेती है या कोई कमिश्निंग माँ है जो सरोगेसी का इस्तेमाल कर रही है तो उन्हें भी 12 हफ्ते का मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। इतना ही नहीं, 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली जगहों पर क्रेच की सुविधा देना जरूरी कर दिया गया है। और तो और नई माओं को बच्चे के 15 महीने का होने तक नर्सिंग ब्रेक भी मिलेंगे। ये सब मिलकर काम करने वाली माओं के लिए माहौल को बेहतर बनाने की एक बड़ी कोशिश है। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी खुलासे पर। ये एक ऐसा नियम है जो शायद छिपा हुआ है लेकिन बहुत पावरफुल है। ये पक्का करता है कि कर्मचारियों को जो फायदे मिल रहे हैं वो हमेशा के लिए हों। अब हाँ, ये जो लिखा है ये कानूनी भाषा है, थोड़ी मुश्किल लग सकती है लेकिन घबराइए नहीं, इसका असल मतलब बहुत सीधा और जबरदस्त है। और वो क्या है वो बस कुछ ही शब्दों में साफ हो जाएगा। जी हाँ, इसका पूरा सार इन चंद शब्दों में छिपा है, सुरक्षा जो बनी रहती है। इसे कहते हैं एक बार कवर तो हमेशा कवर का सिद्धांत। मतलब सोचिए, अगर कोई कंपनी एक बार इस कानून के दायरे में आ गई तो बाद में वो अपने कर्मचारियों की संख्या कम करके इससे बाहर नहीं निकल सकती। ये एक बहुत बड़ा लूप होल था जिसे बंद कर दिया गया है ताकि जो बेनिफिट्स हैं वो हमेशा सुरक्षित रहें। तो जब हम इन सभी बदलावों को एक साथ रखकर देखते हैं, गिग वर्कर्स को पहचान देना, सैलरी की परिभाषा को ठीक करना, परिवारों को सपोर्ट करना और सुरक्षा को परमानेंट बनाना, तो सवाल उठता है कि क्या ये भारत के लिए एक नए मॉडर्न सोशल सेफ्टी नेट की शुरुआत है? ये कोड, ये संहिता यकीनन एक नई दिशा तो दिखाती है लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और समाज नौकरी की परिभाषा को ही बदल रहे हैं, हमारे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स को और कितना बदलना होगा ताकि वो हर किसी की सुरक्षा कर सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए सोशल सिक्योरिटी कोड के ड्राफ्ट नियमों के बारे में। ये वो नियम हैं जो देश के हर वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी को पूरी तरह से बदलने वाले हैं और इसका असर हम सब पर पड़ सकता है। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये नए नियम भारत के हर तरह के वर्कर को, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी में हो या एक गिग वर्कर हो, सबको प्रभावित करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करेगा। ठीक है, तो इस पूरे कोड को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे इन 5 हिस्सों में देखेंगे। हम पहले कुछ बेसिक चीजों से शुरुआत करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका अलग अलग तरह के वर्कर्स पर क्या असर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इस नए कोड की कुछ बुनियादी बातों को समझते हैं। कुछ खास शब्दों को जानना जरूरी है क्योंकि यही इस पूरे सिस्टम की नींव है। अच्छा, तो पहला शब्द है प्रतिष्ठान या एस्टैब्लिशमेंट। इसकी परिभाषा को बहुत बड़ा रखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये कोड एक बड़ी फैक्ट्री से लेकर एक छोटे से ऑफिस या ऑनलाइन बिजनेस तक लगभग हर जगह लागू होगा। और ये वाला शब्द एग्रीगेटर, ये सच में एक गेम चेंजर है। ये परिभाषा पहली बार राइड शेयरिंग और डिलीवरी एप्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाती है। गिग इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है।
यहाँ सिर्फ नाम नहीं बदला है, रोजगार कार्यालय से करियर सेंटर तक का ये बदलाव असल में एक नई डिजिटल सोच को दिखाता है, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जॉब ढूंढने वालों की मदद की जाएगी। तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए इस कोड का क्या मतलब है, खासकर जब बात ग्रेजुएटी और फैमिली सपोर्ट जैसे फायदों की हो। देखिए, इन नियमों का एक बहुत बड़ा मकसद है प्रक्रियाओं को आसान बनाना। मतलब जो चीजें पहले मुश्किल थीं, जैसे ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड के लिए अप्लाई करना, उन्हें अब डिजिटल और आसान बनाया जा रहा है। तो ग्रेच्युइटी क्लेम करना अब कैसा होगा? बहुत आसान। कर्मचारियों को बस एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है और कंपनियों को उसे टाइम पर प्रोसेस करना होगा। इससे पूरी प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो जाएगी। और ये एक बहुत ही जरूरी कदम है, खासकर कामकाजी माता पिता के लिए। सोचिए, अब 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली हर जगह पर क्रैश या शिशु गृह की सुविधा देना जरूरी होगा। ये परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। चलिए अब बात करते हैं इस कोड के सबसे बड़े और शायद सबसे क्रांतिकारी बदलाव की, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी। ये पहली बार है कि उन्हें इस तरह की कोई कानूनी सुरक्षा मिलने जा रही है। ये सच में एक ऐतिहासिक कदम है। अब एग्रीगेटर्स यानी कि इन बड़ी एप्स वाली कंपनियों को अपने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड में पैसा डालना ही होगा। इससे उन्हें वो फायदे मिलेंगे जो पहले कभी नहीं मिलते थे। तो सवाल उठता है कि यह होगा कैसे? प्रस्ताव के मुताबिक एग्रीगेटर्स को गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को दिए जाने वाले पेमेंट का 5% तक सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करना होगा। ये एक बहुत जरूरी योगदान है जो उनकी सुरक्षा पक्की करेगा। और ये पूरी प्रक्रिया बहुत सीधी और डिजिटल होने वाली है। एग्रीगेटर्स पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे, अपना योगदान देंगे और जो भी रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं वो नई सरकारी स्कीमों के तहत फायदों के हकदार बन जाएंगे। गिग वर्कर्स की ही तरह एक और बहुत बड़ा सेक्टर है जो काफी हद तक असंगठित है, वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो चलिए देखते हैं कि ये नए नियम इस जरूरी सेक्टर में पहले से मौजूद कल्याणकारी सिस्टम को और मजबूत कैसे कर रहे हैं। इस नए सिस्टम के तहत सारा जोर राज्य स्तरीय वेलफेयर बोर्ड्स पर है और इसका फायदा ये है कि मदद जो है वो जमीनी हकीकत और जरूरतों के हिसाब से दी जा सकेगी, जिससे वो ज्यादा असरदार होगी। तो ये बोर्ड सिर्फ नाम के लिए नहीं होंगे, इनका काम होगा नई स्कीमें बनाना, शिकायतें सुनने के लिए हेल्पलाइन शुरू करना और यहाँ तक कि 60 साल की उम्र के बाद भी योग्य वर्कर्स को फायदे पहुंचाना, ताकि मदद हर किसी तक पहुंचे। तो हमने कर्मचारियों की बात कर ली, गिग वर्कर्स की बात कर ली, लेकिन ये सब लागू कैसे होगा? यहीं पर टेक्नोलॉजी का रोल आता है। चलिए देखते हैं कि कंपनियों के लिए कंप्लायंस यानी नियमों का पालन करना कैसे बदल रहा है। इन नए नियमों का एक बहुत बड़ा थीम है कागजों से डिजिटल की तरफ बढ़ना। इसका फायदा डबल है, कंपनियों के लिए काम आसान होगा और सरकार के लिए डेटा मैनेजमेंट बेहतर होगा, मतलब लाल पीताशाही कम। तो अब कंपनियों को क्या क्या करना होगा? सब कुछ ऑनलाइन। अपने एस्टैब्लिशमेंट को ऑनलाइन रजिस्टर करने से लेकर एक सिंगल एनुअल रिटर्न ऑनलाइन भरने तक। इससे कागजी कार्रवाई भी कम होगी और बिजनेस करना भी आसान होगा। और ये टेबल देखिए, ये इस नए और आसान सिस्टम का एक बढ़िया उदाहरण है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि किस काम के लिए कौन सा फॉर्म है और उसे कौन भरेगा। पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया गया है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि भारत की इकोनॉमी जिस तेजी से बदल रही है, क्या ये नया कोड उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगा? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है, पर इसकी असली परीक्षा तो आने वाला वक्त ही लेगा। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारत के वर्कप्लेस सेफ्टी कानूनों में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की, यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 की। अब इसे ऐसे समझिए कि पहले जो दर्जनों अलग अलग कानून थे, उन सब की जगह अब एक ही रूल बुक आ गई है। तो ये कोड 29 सितंबर 2020 भारत के राजपत्र यानी द गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, पुराने और जो उलझे हुए कानून थे उनके जाल को हटाकर सेफ्टी रूल्स को आसान और मॉडर्न बनाना, ताकि सब कुछ एक ही जगह पर मिल सके। तो आइए एक नजर डालते हैं कि हम इस नए कोड के किन जरूरी हिस्सों को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये कोड है क्या, ये किस पर लागू होता है, इसमें किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, स्वास्थ्य और छुट्टी के नियम क्या कहते हैं और हाँ, कुछ खास तरह के कामगारों के लिए क्या नए प्रावधान हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये कोड करता क्या है?
देखिए, ये अकेला कोड पूरे 13 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों की जगह ले लेता है। ये नियमों के उस जंजाल को सुलझाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है, जिससे कंपनियों और कर्मचारियों दोनों के लिए चीजें काफी साफ हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पहले जहां अलग अलग कामों के लिए बिखरे हुए नियम थे, अब उन सबको हटाकर एक सिंगल यूनिफाइड कोड बना दिया गया है। और ये बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि ये पूरे देश में सेफ्टी और हेल्थ के लिए एक जैसा और मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करता है। ठीक है, तो एक नया कोड आ गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये लागू किस पर होता है ना? किसी भी कानून को समझने के लिए ये जानना तो सबसे जरूरी है कि वो किसके दायरे में आता है। कोड के मुताबिक प्रतिष्ठान या एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है कोई भी ऐसी जगह जहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। अब वो चाहे कोई फैक्ट्री हो, खदान हो, कोई दुकान हो या किसी भी तरह का बिजनेस। इसका दायरा काफी बड़ा रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्क प्लेसेस इसके तहत आ सकें। अब बात करते हैं नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर की। अब ये मत सोचिएगा कि इसका मतलब सिर्फ कंपनी का मालिक है। नहीं, इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। सेक्शन 2U के हिसाब से इसमें मैनेजर, कॉन्ट्रैक्टर और यहां तक कि किसी मृत एम्प्लॉयर का कानूनी प्रतिनिधि भी शामिल है। मतलब साफ है, जिम्मेदारी कई लोगों पर तय की गई है। तो हमने एस्टैब्लिशमेंट समझ लिया, एम्प्लॉयर समझ लिया। अब सवाल उठता है कि इस कोड की नजर में श्रमिक यानी वर्कर कौन है? सेक्शन 2ZZL के अनुसार वर्कर की परिभाषा में भी लगभग हर तरह का काम करने वाला व्यक्ति शामिल है, चाहे वो हाथ से काम करे, टेक्निकल काम करे या ऑफिस का काम। बस जो लोग मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में हैं या फिर ऐसे सुपरवाइजर जिनकी सैलरी एक तय लिमिट से ज्यादा है, वो इसमें नहीं आते। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये कोड किस किस पर लागू होता है। चलिए अब इस कोड के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, यानी नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की जिम्मेदारियों पर। और ये सुरक्षा को एक साझा कर्तव्य बनाता है। यहां साफ है कि सेफ्टी की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है, बल्कि ये एक 2 वे स्ट्रीट है, जहां एक तरफ एम्प्लॉयर को एक सुरक्षित माहौल देना है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों का भी फर्ज है कि वो नियमों का पालन करें और खतरों को लेकर सावधान रहें। अगर एम्प्लॉयर के कर्तव्यों को थोड़ा और डिटेल में देखें तो सेक्शन 6 साफ कहता है कि उन्हें एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देना होगा, सारे नियमों को मानना होगा और हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। और एक बहुत जरूरी बात, सेफ्टी के इंतजाम के लिए किसी भी कर्मचारी से कोई पैसा नहीं लिया जा सकता। वहीं सेक्शन 13 में कर्मचारियों के दायित्व बताए गए हैं। उन्हें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथ काम करने वालों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। किसी भी खतरनाक स्थिति की तुरंत रिपोर्ट करना और सेफ्टी इक्विपमेंट का सही इस्तेमाल करना भी उन्हीं की ही जिम्मेदारी है। ठीक है, नियम तो बन गए, कर्तव्य भी तय हो गए, लेकिन ये सब असल में लागू कैसे होगा? चलिए अब देखते हैं कि हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर को लेकर क्या प्रैक्टिकल इंतजाम किए गए हैं। मान लीजिए काम की जगह पर कोई हादसा हो जाता है, तो उसके लिए भी सेक्शन 10 में एक तय प्रक्रिया है। अगर कोई गंभीर एक्सीडेंट होता है जिसमें किसी की जान चली जाए या कोई 48 आवर्स से ज्यादा काम ना कर पाए, तो एम्प्लॉयर को तुरंत अधिकारियों को बताना होगा। और अगर हादसा जानलेवा है तो 2 महीने के अंदर उसकी जांच पूरी होनी ही चाहिए। अब ये नंबर देखिए, 100। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सेक्शन 24 के मुताबिक अगर किसी भी जगह पर 100 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी शामिल हैं, तो वहां एक कैंटीन की सुविधा देना अनिवार्य है। और सिर्फ कैंटीन ही नहीं, कोड ये भी कहता है कि हर वर्कप्लेस पर फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग वॉशरूम हो, और अगर कहीं 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो वहां बच्चों के लिए क्रैश यानी शिशु गृह की सुविधा भी होनी चाहिए। सुरक्षा और सुविधाओं के अलावा ये कोड काम के घंटे और छुट्टियों को लेकर भी नियमों को एकदम साफ कर देता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये नंबर तो शायद सबसे जरूरी है, 8। सेक्शन 25 साफ कहता है किसी भी कर्मचारी से एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता। बिल्कुल सीधा सा नियम है। छुट्टियों का हिसाब भी समझ लेते हैं। सेक्शन 32 के अनुसार हर 20 दिन काम करने पर कर्मचारी 1 दिन की छुट्टी का हकदार होता है। हाँ, एक शर्त है कि उसने साल में कम से कम 180 दिन काम किया हो। और आखिर में हम बात करेंगे कुछ खास प्रावधानों की, जो ये कोड कुछ विशेष वर्कर ग्रुप्स को सुरक्षा देने के लिए लाया है। ये कोड खास तौर पर महिलाओं और ठेका मजदूरों यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अधिकारों की सुरक्षा के लिए खास प्रावधान करता है। और यहाँ कुछ बहुत जरूरी बदलाव हैं। अब महिलाएं हर तरह के काम में रोजगार पाने की हकदार हैं, और अगर वो चाहें तो उनकी सहमति और पूरी सुरक्षा के इंतजाम के साथ रात की शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ठेकेदार उनसे काम के बदले किसी भी तरह की फीस या कमीशन नहीं ले सकता। तो इन सब बदलावों को देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है कि ये नया और इतना बड़ा कोड भारत के काम करने के पूरे माहौल को, हमारे प्रोफेशनल लैंडस्केप को आखिर कैसे बदलेगा? इसका असल असर हमारी वर्क कल्चर, सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स और अर्थव्यवस्था पर लंबे समय में क्या होगा, ये सोचने वाली बात जरूर है।
नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए वर्कप्लेस नियमों के बारे में जो 2025 में लागू हो सकते हैं। ये सिर्फ कुछ कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि ये कर्मचारियों के अधिकारों में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का वादा करते हैं। जब भी हम वर्कप्लेस सेफ्टी की बात करते हैं तो क्या ख्याल आता है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में वही हार्ड हैट पहने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तस्वीर आती है ना? लेकिन अब ये सोच बदलनी होगी। अब सुरक्षा का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट से बचना नहीं है, बल्कि कर्मचारियों का सम्मान, उनके साथ निष्पक्षता और उनकी पूरी सुरक्षा है। तो चलिए इन्हीं नए लेबर कोड्स के अंदर छुपे कुछ ऐसे नियमों को खोद कर निकालते हैं जो शायद सब कुछ बदल सकते हैं, और इनमें से कुछ तो काफी हैरान करने वाले हैं। तो हमारी पहली खोज है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए बराबरी का हक। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सालों से बहस चल रही थी, और अब इन नियमों में उनके और परमानेंट एम्प्लॉइज के बीच के फर्क को मिटाने की कोशिश की गई है। ये आप समझिए एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ठीक वैसा ही काम कर रहा है जैसा एक परमानेंट एम्प्लॉय कर रहा है, तो उसे भी उतनी ही छुट्टियां, काम के वही घंटे और बाकी सारी सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। ये सिर्फ सैलरी की बात नहीं है, बल्कि काम करने के पूरे माहौल में बराबरी लाने की एक जबरदस्त कोशिश है। और रुकिए, एक और दिलचस्प बात है इसमें। नए नियमों के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए काम करने वाले रेगुलर वर्कर्स की सैलरी हर साल कम से कम 2% बढ़ानी ही होगी। अब ये उन कर्मचारियों के लिए वाकई एक बड़ी राहत की बात है जिन्हें अक्सर सैलरी हाइक से दूर ही रखा जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन लाखों प्रवासी मजदूरों की जो अपना घर परिवार छोड़कर काम करने आते हैं। उनके लिए भी इन नियमों में एक बहुत जरूरी पहल की गई है। सवाल यह है कि कोई कानून लाखों प्रवासी मजदूरों को उनके परिवारों से जोड़ने में कैसे मदद कर सकता है? तो इसका जवाब है जर्नी अलाउंस के जरिए। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि उन लाखों मजदूरों की भावनाओं को समझने की एक कोशिश है जो अपने परिवार से दूर रहते हैं। तो ये काम कैसे करेगा? देखिए, अगर कोई वर्कर एक साल में कम से कम 180 दिन काम करता है, तो कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वो उसे साल में एक बार घर जाने और वापस आने का पूरा किराया दे। और ये किराया भी कोई मामूली नहीं, कम से कम ट्रेन के स्लीपर क्लास या बस के टिकट के बराबर होगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन मजदूरों की मदद के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन भी बनाई जाएगी। सोचिए, एक ऐसा नंबर जहां वो अपनी कोई भी समस्या बता सकते हैं या कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं एक और बहुत ही अहम मुद्दे पर, रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा। देखिए, नए नियम सिर्फ उन्हें काम करने की इजाजत नहीं दे रहे, बल्कि अब कंपनियों पर उनकी सुरक्षा की बहुत सख्त जिम्मेदारी डाली जा रही है। इन नियमों में कुछ ऐसी शर्तें हैं जो अब नॉन नेगोशिएबल हैं। जैसे महिला कर्मचारी से पहले रिटर्न में कंसेंट लेना होगा, कंपनी को घर से पिकअप और ड्रॉप की सुविधा देनी होगी, ऑफिस रास्ते सब जगह अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि अब सिर्फ परमिशन देना काफी नहीं है, एक पूरी तरह से सेफ माहौल बनाना कंपनी की ड्यूटी है। और अब हमारी आखिरी और शायद सबसे जरूरी खोज, ये नियम वर्कप्लेस को कैसे ज्यादा डेमोक्रेटिक बना रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे सेफ्टी कमेटियों अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाई जा रही है, ताकि कर्मचारियों की आवाज भी सुनी जा सके। ये देखिए, ये नियम पावर के बैलेंस को कैसे बदल रहा है, इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। अब 500 से ज्यादा कर्मचारियों वाली हर कंपनी में एक सेफ्टी कमेटी बनाना जरूरी होगा, और सबसे बड़ी बात, इसमें कंपनी और कर्मचारियों के बराबर लोग होंगे, 50-50। और ये सबसे जरूरी पॉइंट है, इस कमेटी में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कंपनी में काम करने वाली कुल महिलाओं के अनुपात में होगा। मतलब अगर वर्कफोर्स में 30% महिलाएं हैं तो कमेटी में भी कम से कम 30% महिलाएं होंगी। इससे ये पक्का होगा कि महिलाओं की आवाज सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि सच में सुनी जाएगी और उनकी राय का वजन होगा। तो इन सब नियमों को एक साथ देखें तो इसका असली मतलब क्या निकलता है? मतलब यह है कि अब कंपनी और कर्मचारियों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है। सीधे सीधे कहें तो ये नियम सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। अब कर्मचारियों को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह नहीं, बल्कि कंपनी का एक अहम हिस्सेदार, एक स्टेक होल्डर माना जाएगा। ये बराबरी और सम्मान को सीधे सीधे कंपनी की जिम्मेदारियों का हिस्सा बना रहे हैं। तो जैसे जैसे ये नियम जमीनी हकीकत बनने के करीब आ रहे हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये नियम पूरे भारत में कंपनियों और कर्मचारियों के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े बदलाव की जो भारत में काम करने के तौर तरीकों को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह है औद्योगिक संबंध संहिता 2020, एक ऐसा कानून जो भारत के रोजगार के पूरे परिदृश्य को एक नया आकार दे सकता है।
और देखिए, ये कोई मामूली सा बदलाव नहीं है। ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है जिसका असल मकसद है दशकों पुराने श्रम कानूनों को आज के दौर के हिसाब से ढालना। तो सोचिए जरा, क्या हो अगर एक साथ बहुत सारे लोगों का छुट्टी लेना कानूनी तौर पर हड़ताल मान लिया जाए, या फिर टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करने वालों को भी परमानेंट कर्मचारियों वाले सारे फायदे मिलने लगे। थोड़ा अजीब लगता है ना? आइए इस संहिता की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये भारत के वर्क प्लेस में क्या कुछ बदलने की क्षमता रखती है। तो आखिर इस नए कानून का असली मकसद है क्या? असल में ये भारत के औद्योगिक संबंधों के लिए एक बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट, एक नया ढांचा तैयार करता है। पहले की स्थिति सोचिए, 3 अलग अलग कानून थे, 1926, 1946 और 1947 के। अक्सर इनमें आपस में भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। इस नई संहिता ने क्या किया? इसने उन सभी को एक साथ मिलाकर एक सरल और आधुनिक कानून बना दिया है। लेकिन ये सिर्फ पुराने कानूनों का जोड़ तोड़ नहीं है, बल्कि ये उनमें कुछ बड़े बदलाव भी लाता है। चलिए अब उन 5 सबसे बड़े बदलावों पर एक नजर डालते हैं जो कर्मचारियों और कंपनियों दोनों पर असर डालेंगे। सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला बदलाव हड़ताल यानी स्ट्राइक की परिभाषा को लेकर है। हम सब जानते हैं कि हड़ताल का सीधा सा मतलब होता है जब कर्मचारी मिलकर काम बंद कर देते हैं। ये तो एक आम समझ है, लेकिन इस नए कानून ने इस आम सी परिभाषा में एक बहुत बड़ा मोड़ ला दिया है। और वो मोड़ ये है, अब अगर किसी एक दिन 50% या उससे ज्यादा कर्मचारी एक साथ कैजुअल लीव ले लेते हैं तो उसे भी कानूनी तौर पर हड़ताल माना जाएगा। ये एक जबरदस्त बदलाव है क्योंकि पहले इस मामले में कानून काफी हद तक स्पष्ट नहीं था। अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर। ये उन कर्मचारियों के लिए है जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। अक्सर उन्हें स्थायी कर्मचारियों वाले फायदे नहीं मिलते थे, लेकिन ये संहिता उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण जैसी है। तो नया क्या है? देखिए, अब कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट कर्मचारियों के बीच का फर्क काफी कम हो गया है। अब उन्हें एक जैसे काम के लिए एक जैसी सैलरी और दूसरे सारे कानूनी लाभ मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 1 साल की सर्विस के बाद ही वो ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। ये वाकई एक बड़ा कदम है। तीसरा बड़ा बदलाव एक नए फंड की स्थापना से जुड़ा है जो उन कर्मचारियों की मदद के लिए बनाया गया है जिनकी नौकरी चली जाती है। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव यानी आगे की सोच वाला कदम है। अब से जब भी कोई कंपनी किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालती है तो उस कंपनी को उस कर्मचारी की 15 दिन की तनख्वाह के बराबर पैसा एक खास फंड में जमा करना होगा। और इसकी प्रक्रिया भी काफी सरल रखी गई है। नौकरी जाने के 45 दिनों के अंदर अंदर ये पैसा सीधे उस कर्मचारी के खाते में आ जाएगा ताकि वो नए स्किल सीख कर दोबारा नौकरी ढूंढ सकें। चौथा बड़ा बदलाव वर्कप्लेस पर फेयर प्ले यानी उचित व्यवहार के नियमों को साफ साफ लिखने से जुड़ा है। इस संहिता ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि क्या सही है और क्या गलत। इस संहिता में अनुचित श्रम व्यवहार की एक पूरी लिस्ट दी गई है ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। और हाँ, ये नियम सिर्फ कंपनियों पर ही नहीं बल्कि कर्मचारियों और उनकी यूनियनों पर भी बराबर से लागू होते हैं। चलिए एक एक उदाहरण देखते हैं। अब कोई भी कंपनी कर्मचारियों को परमानेंट बेनिफिट्स न देने के लिए सालों तक उन्हें अस्थायी कर्मचारी बनाकर नहीं रख सकती। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी या उनके यूनियन ऐसी किसी भी हड़ताल को भड़का या समर्थन नहीं दे सकते जिसे इस संहिता के तहत गैर कानूनी माना गया हो। तो देखा, एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी बड़े बदलाव पर। यह बदलाव यूनियनों और मैनेजमेंट के बीच जो बातचीत होती है उसके नियमों को एक नया रूप देता है। इस संहिता ने बातचीत के लिए एक बहुत ही साफ सुथरा सिस्टम बना दिया है। अगर किसी एक यूनियन को 51% या उससे ज्यादा कर्मचारियों का समर्थन हासिल है तो वही अकेली यूनियन मैनेजमेंट से बात करेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो एक वार्ताकार परिषद बनेगी जिसमें वो सभी यूनियनें शामिल होंगी जिनके पास कम से कम 20% कर्मचारियों का समर्थन है। तो कुल मिलाकर इस नए कानून का मकसद है कानूनों को सरल बनाना, कंपनियों और कर्मचारियों के बीच संतुलन साधना, नियमों को स्पष्ट करना और नौकरी बदलने वालों को एक तरह की सुरक्षा देना। तो ये सिर्फ कुछ नए नियम कानून नहीं है, बल्कि ये भारत के पूरे वर्क कल्चर को बदलने की क्षमता रखते हैं। असली सवाल अब ये उठता है कि ये नए नियम भारत में कामकाज और इनोवेशन के भविष्य को आखिर किस दिशा में ले जाएंगे। इस पर विचार करना बेहद जरूरी है।
नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में किसी भी वर्क प्लेस पर नियम कानून कैसे तय होते हैं? आज हम बात करेंगे औद्योगिक संबंध संहिता नियम 2025 के बारे में। ये वो नए नियम हैं जो एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स दोनों के लिए काम करने के पूरे माहौल को बदलने वाले हैं। तो आज की हमारी चर्चा 4 हिस्सों में बटी है। हम सबसे पहले इसके बुनियादी ढांचे को समझेंगे, फिर देखेंगे कि बातचीत और झगड़ों को कैसे सुलझाया जाएगा। उसके बाद बड़ी औद्योगिक कार्रवाइयों जैसे हड़ताल वगैरह के नियमों पर नजर डालेंगे और आखिर में वर्कर्स के लिए जो एक नया सेफ्टी नेट बनाया गया है उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ये नया ढांचा है क्या और इसे वर्क प्लेस पर एक अच्छा माहौल बनाने में कैसे मदद मिलेगी? आसान भाषा में कहें तो ये नियम एक तरह का ऑपरेशनल मैनुअल है। जो 2020 का बड़ा औद्योगिक संबंध कोड था ना, ये नियम उसी को असल में जमीन पर उतारने का काम करते हैं कई सारी इंडस्ट्रीज के लिए। अब देखिए, इस कोड का जो मकसद है ना, वो सिर्फ नियमों की एक लिस्ट बना देना नहीं है। इसके पीछे एक पूरी सोच है। इसका असली मकसद है एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच एक पॉजिटिव रिश्ता बनाना और उसे बनाए रखना। मतलब बात सिर्फ रूल्स फॉलो करने की नहीं है, बात है मिलकर काम करने की, सहयोग की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कोड बातचीत को बढ़ावा देने और किसी भी तरह के मतभेद को बड़ा बनने से पहले ही सुलझाने के लिए क्या तरीके बताता है। तो देखिए, बातचीत की जो पहली सीढ़ी है वो है कार्य समिति या वर्क्स कमिटी। ये एक ऐसा फोरम है जहां मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के लोग एक साथ बैठते हैं और इस कमेटी को बनाने का तरीका भी बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। इससे यह पक्का होता है कि दोनों तरफ के लोगों को बराबर का मौका मिले और शुरुआत से ही सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो। जाहिर है कई बार मामले ज्यादा गंभीर हो जाते हैं जहां सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलता, तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी इन नियमों में एक पूरा औपचारिक प्रोसेस बताया गया है। तो यहां 2 बहुत जरूरी चीजें हैं समझने के लिए, सुलह और मध्यस्थता। देखिए, सुलह में एक न्यूट्रल ऑफिसर आता है और दोनों पार्टियों को समझौते पर पहुंचने में मदद करता है। लेकिन मध्यस्थता में एक आर्बिट्रेटर दोनों पक्षों को सुनकर एक बाइंडिंग फैसला देता है। मतलब एक गाइडेड बातचीत है और दूसरा एक प्राइवेट कोर्ट जैसा। और ये जो प्रक्रिया है ये सुनिश्चित करती है कि विवादों को सुलझाने के लिए एक तय और व्यवस्थित रास्ता हो, जिसमें हर कदम पर पूरी जांच पड़ताल की जाती है। अब आते हैं उन बड़े मुद्दों पर जिनका असर कंपनियों और वर्कर्स दोनों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। इन नियमों के तहत अब हड़ताल या तालाबंदी से पहले एक औपचारिक नोटिस देना जरूरी है। इससे अधिकारियों को पता रहता है और उन्हें मामले में दखल देने का मौका भी मिलता है, इससे पहले कि बात ज्यादा बिगड़ जाए। ये कोड सिर्फ हड़ताल तक ही सीमित नहीं है। अगर किसी कंपनी को अपने कर्मचारी कम करने हो या फिर पूरी यूनिट ही बंद करनी हो तो उसके लिए भी इसमें बहुत साफ नियम दिए गए हैं। ये टेबल देखिए, इसमें साफ पता चलता है कि चाहे कर्मचारियों को निकालना हो या फिर कंपनी बंद करनी हो, दोनों के लिए बहुत सख्त नियम है और दोनों ही सूरतों में सरकार की इजाजत लेनी जरूरी है। और ये 90 दिन का समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह का बफर है। इससे सरकार को सोचने का और वर्कर्स को इस बड़े बदलाव के लिए तैयार होने का वक्त मिल जाता है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक जरूरी सुरक्षा उपाय है। और आखिर में चलिए उस प्रावधान पर नजर डालते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दूर की सोच रखता है। ये उन वर्कर्स की मदद के लिए है जिनकी छटनी हो जाती है। ये एक बहुत ही प्रोएक्टिव कदम है। इसका मकसद उन वर्कर्स की मदद करना है जिनकी नौकरी चली गई है, ताकि वो नई स्किल सीखकर वापस काम पर लौट सकें। इसका प्रोसेस भी एकदम सीधा और टाइम बाउंड है। जैसे ही किसी वर्कर की छटनी होती है, कंपनी को फौरन इस फंड में पैसा डालना होता है ताकि वर्कर को नई ट्रेनिंग के लिए तुरंत मदद मिल सके। 15 दिन का वेतन। हो सकता है ये रकम बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन ये एक बहुत जरूरी शुरुआत है। ये सुनिश्चित करता है कि नौकरी खोने वाले वर्कर को नई स्किल सीखने और जल्दी से काम पर वापस लौटने का एक मौका मिले। ये एक तरह से भविष्य के लिए किया गया निवेश है। तो कुल मिलाके हमने क्या समझा? ये जो पूरी संहिता है ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक तरफ बातचीत के लिए एक स्ट्रक्चर देती है, दूसरी तरफ विवादों को सुलझाने का एक प्रोसेस बताती है, बड़ी कार्रवाइयों के लिए नियम तय करती है और शायद सबसे जरूरी बात, उन वर्कर्स को सपोर्ट करती है जिनकी नौकरी चली जाती है। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बातचीत, सख्त प्रक्रिया और वर्कर सपोर्ट का ये नया कॉम्बिनेशन भारत में काम करने के पूरे तरीके को आने वाले समय में कैसे बदलेगा। भारत में कामगारों से जुड़े
सूची लगभग 29 अलग अलग कानून थे, कुछ तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने, और अब इन सब को हटाकर सिर्फ 4 नए कोड्स में समेट दिया गया है। ये सिर्फ मतलब कानूनों को बदलना नहीं है, ये काम करने और करवाने के पूरे तरीके को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारे सामने भारत सरकार के राजपत्र हैं, इन नए लेबर कोड्स के ड्राफ्ट नियम और कुछ पॉलिसी दस्तावेज भी हैं। हमारा मकसद इन भारी भरकम कानूनी दस्तावेजों से वो जरूरी बातें निकालना है जो हर कर्मचारी, हर कंपनी और भारत के पूरे कारोबारी माहौल पर असर डालेंगी। तो चलिए इस उलझे हुए जाल को सुलझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो इन दस्तावेजों को देखकर मुझे समझ आई वो है सरलीकरण। ऐसा लगता है मानो सरकार ने कहा हो कि भाई अब बहुत हुआ ये कागजी काम और अलग अलग दफ्तरों के चक्कर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ कंप्लायंस है। अब पुरानी दुनिया सोचिए एक बार, एक फैक्ट्री चलाने वाले को प्रोविडेंट फंड के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के लिए अलग, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए अलग लाइसेंस। हाँ, मतलब एक पूरा कमरा सिर्फ फाइलों से भर जाता था। अब इन कोड्स का कहना है एक प्रतिष्ठान, एक रजिस्ट्रेशन, एक लाइसेंस और एक ही रिटर्न, और वो भी सब ऑनलाइन। और इसी ऑनलाइन सिस्टम में एक बहुत ही दिलचस्प चीज मैंने पढ़ी। दस्तावेज कहते हैं कि अगर कोई कारोबारी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है और संबंधित अधिकारी एक तय समय सीमा के अंदर कोई जवाब नहीं देता तो रजिस्ट्रेशन अपने आप हो जाएगा। ये तो लाल फीताशाही पर सीधा हमला है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। सरकार सिस्टम पर यह भरोसा कर रही है कि ज्यादातर लोग नियमों का पालन करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, इसे डीम्ड रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए आप ओटीपी नहीं डालते तो वेबसाइट खुद लॉगिन कर देती है। यहां सरकार कह रही है कि अगर अधिकारी सुस्त हैं तो उसका खामियाजा बिजनेस क्यों भुगते। और इसी सोच से जुड़ा एक और बदलाव है जिसका जिक्र इन कागजात में बार बार आता है। इंस्पेक्टर राज खत्म करने की बात और उनकी जगह इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ये सिर्फ नाम का बदलाव है या इसके पीछे की सोच में भी कोई बड़ा फर्क है? नहीं, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये भूमिका का बदलाव है। पहले इंस्पेक्टर का काम क्या था? गलती पकड़ना और जुर्माना लगाना। राइट। अब नए कोड के तहत उनकी पहली जिम्मेदारी है सलाह देना, मदद करना, ताकि कंपनियां नियमों का पालन कर सकें। वो एक तरह से गाइड या सलाहकार की भूमिका में होंगे। जुर्माना लगाना आखिरी विकल्प होगा। लेकिन क्या ये बदलाव जमीन पर लाना इतना आसान होगा? मतलब दशकों से जो इंस्पेक्टर सिर्फ गलतियां ढूंढने के आदी हैं, वो अचानक सलाहकार कैसे बन जाएंगे? यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर ट्रेनिंग और एक पूरी मानसिकता को बदलने की जरूरत होगी। हालांकि कोड में एक सुरक्षा कवच भी दिया गया है। अच्छा। हाँ, अगर कोई कर्मचारी किसी गड़बड़ी की शिकायत करता है तो ये फैसिलिटेटर उसकी पहचान कंपनी के सामने उजागर नहीं कर सकता। ये तो अच्छी बात है। ये कर्मचारियों को बिना डरे अपनी बात रखने का हौसला देगा। तो ये तो हुई कंपनियों के लिए आसानी की बात, लेकिन कर्मचारी के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी तनख्वाह, उसका वेतन। क्या इन कोड्स में इस बारे में कुछ स्पष्टता लाई गई है? हाँ, और ये शायद इन कोड्स का सबसे, मैं कहूंगा, क्रांतिकारी पहलू है। सालों से कंपनियां सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर आप कह सकती हैं बहुत रचनात्मक रही हैं। रचनात्मक, हाँ। बेसिक सैलरी कम दिखाकर ढेरों तरह के अलाउंस जोड़ दिए जाते थे ताकि प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी में कम योगदान देना पड़े। अब नए वेज कोड ने वेतन की एक मानक परिभाषा तय कर दी है। क्या है वो परिभाषा और इससे एक आम कर्मचारी पर क्या असर पड़ेगा? सीधी भाषा में कहें तो अब किसी भी कर्मचारी की कुल तनख्वाह में भत्ते यानी अलाउंसेस 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब कम से कम 50% हिस्सा बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता वगैरह का होना ही चाहिए। और क्योंकि आपका पीएफ और ग्रेच्युटी इसी बेसिक हिस्से पे कटता है तो इसका सीधा मतलब है कि आपका रिटायरमेंट फंड अब ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है ना? अगर बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो कर्मचारी के हाथ में आने वाली मतलब टेक होम सैलरी वो कम हो जाएगी क्योंकि उसका पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। बिल्कुल, अल्पकाल में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये एक तरह का जबरन निवेश है जो आपके भविष्य को सुरक्षित करता है। और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक और बड़ा नियम जोड़ा गया है। किसी भी महीने में आपके वेतन से कुल कटौती, जिसमें पीएफ, टैक्स, लोन की किस्त सब शामिल है, आपकी कुल तनख्वाह के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, मतलब कम से कम आधी सैलरी तो आपके बैंक अकाउंट में आएगी ही आएगी। ठीक है, वेतन की परिभाषा तो साफ हो गई, लेकिन पैसे के अलावा कर्मचारी के लिए सबसे कीमती चीज उसका समय होता है। काम के घंटे और छुट्टियों को लेकर भी कोई स्पष्टता है इन कोड्स में? हाँ, यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है। छुट्टियों के लिए पात्रता की शर्त हो आसान बनाया गया है। हाँ। पहले एक साल में 240 दिन काम करने के बाद ही आप पेड लीव यानी सवेतन अवकाश के हकदार होते थे। हाँ। अब इसे घटाकर 180 दिन कर दिया गया है। ओह, तो इसका सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो साल के बीच में नौकरी बदलते हैं या जिनकी नौकरी स्थायी नहीं है।
है। बिल्कुल। तो ये कोड्स कर्मचारियों के वेतन और छुट्टियों को तो मजबूत करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में नौकरी का मतलब सिर्फ ऑफिस जाकर काम करना नहीं रह गया है। एक बहुत बड़ी आबादी है जो किसी कंपनी के पेरोल पर नहीं है। मेरा मतलब गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से है। उनके लिए क्या है इसमें? और यहीं पर सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 तस्वीर में आता है। ये शायद आजाद भारत के इतिहास में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कदम है। पहली बार देश के लगभग 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों जैसे कि निर्माण मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, उन्हें एक कानूनी ढांचे के तहत लाने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात, इसमें गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। गिग वर्कर्स यानी वो लोग जो जोमैटो, स्विगी, उबर, ओला जैसी कंपनियों के लिए काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अब तक किसी भी लेबर कानून के दायरे में नहीं आता था। तो उन्हें कैसे सुरक्षा दी जाएगी? इसके लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष यानी सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने का प्रस्ताव है। इस फंड में सरकार के साथ साथ उन एग्रीगेटर कंपनियों को भी, जैसे उबर, जोमैटो, अपनी कमाई का 1 से 2% हिस्सा जमा करना होगा। अच्छा, इस पैसे का इस्तेमाल इन गिग वर्कर्स को विकलांगता बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए किया जाएगा। ये एक क्रांतिकारी विचार है, लेकिन इसकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि ये फंड बनता कैसे है और इसका प्रबंधन कितना पारदर्शी होता है। इसी सामाजिक सुरक्षा कोड में मैंने महिलाओं के लिए भी कुछ खास प्रावधान देखे। मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव को लेकर नियम और स्पष्ट किए गए हैं। हाँ, महिलाओं को 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश मिलेगा, जिसके लिए पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिन काम करना जरूरी है। ये शर्त पहले से थोड़ी आसान की गई है। और अब गोद लेने वाली या सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली महिलाओं को भी 12 हफ्तों का अवकाश मिलेगा, जो एक बहुत प्रगतिशील कदम है। इसमें एक और चीज है, महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत, लेकिन उनकी सहमति से। ये सुनने में तो महिला सशक्तिकरण की बात लगती है, पर क्या इसका एक अनपेक्षित परिणाम ये हो सकता है कि छोटे नियोक्ता रात की शिफ्ट के लिए महिलाओं को रखने से बचें, क्योंकि उनकी सुरक्षा जैसे ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना एक अतिरिक्त लागत है। ये एक बहुत जायज चिंता है। कानून बनाना एक बात है और उसे सही भावना के साथ लागू करना दूसरी। कोड ये साफ कहता है कि अगर कोई नियोक्ता रात में महिला कर्मचारियों से काम कराता है तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी होगी। अच्छा, अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसे इजाजत नहीं मिलेगी। तो हाँ, ये एक चुनौती जरूर रहेगी, खासकर छोटी कंपनियों के लिए। तो हमने वेतन, काम के घंटे और सामाजिक सुरक्षा की बात कर ली, लेकिन एक कर्मचारी के लिए उतना ही जरूरी है कि वो जिस जगह काम कर रहा है वो सुरक्षित हो। यहीं पर शायद 14 कोड यानी व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता तस्वीर में आता है। बिल्कुल, ये कोड हर नियोक्ता पर यह कानूनी कर्तव्य डालता है कि वो एक ऐसा माहौल दे जहां किसी कर्मचारी की सेहत या जान को खतरा न हो। और इसमें सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों या खदानों की बात नहीं है, बल्कि हर वो जगह जहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं वो इसके दायरे में आती है। इसमें कर्मचारियों को क्या अधिकार दिए गए हैं? क्या अब एक कर्मचारी असुरक्षित माहौल में काम करने से मना कर सकता है? हाँ, कर्मचारियों को ये जानने का पूरा अधिकार है कि उनके काम से जुड़े स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे क्या हैं और उनसे बचने के लिए कंपनी क्या कदम उठा रही है। लेकिन इसके साथ ही कर्मचारियों पर भी जिम्मेदारी डाली गई है। अच्छा, अगर कंपनी ने कोई सुरक्षा उपकरण दिया है जैसे हेलमेट या ग्लव्स, तो उसका इस्तेमाल करना और सुरक्षा नियमों का पालन करना कर्मचारी का भी कर्तव्य है। तो ये एक दो तरफा जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आपने खदानों का जिक्र किया। मैंने इन दस्तावेजों में पढ़ा कि कुछ खास उद्योगों के लिए बहुत विस्तृत नियम बनाए गए हैं। जैसे खदान के अंदर एक लीडर की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। ये दिखाता है कि ये कोड्स कितने गहरे हैं। हाँ, और ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे ये कोड्स एक सामान्य ढांचा बनाने के साथ साथ विशेष उद्योगों की जरूरतों का भी ध्यान रखते हैं। खदान के उस लीडर के बारे में नियम ये कहता है कि उसकी मुख्य जिम्मेदारी अपनी टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगी, ना कि खुद मैनुअल काम करना। ये सुरक्षा को प्राथमिकता देने की सोच को दर्शाता है। ठीक है, तो हमने काम करने के बेहतर माहौल और सुरक्षा की बात कर ली, लेकिन हर दफ्तर या फैक्ट्री में कभी ना कभी नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच मतभेद होते हैं, विवाद होते हैं। क्या औद्योगिक संबंध संहिता यानी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में इन विवादों को सुलझाने के लिए कोई नया तरीका सुझाया गया है? हाँ, इसमें विवादों को सुलझाने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया बनाने पर जोर दिया गया है। सबसे पहला स्तर है शिकायत निवारण समिति, मतलब ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। अब 20 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले हर संस्थान में ये कमेटी बनाना अनिवार्य होगा, जिसमें कर्मचारी और प्रबंधन के बराबर संख्या में प्रतिनिधि होंगे। मतलब कोशिश ये है कि ज्यादातर मसले बातचीत से अंदर ही सुलझा लिए जाएं। बिल्कुल। लेकिन अगर बात वहां नहीं बनती है तो हड़ताल और तालाबंदी को लेकर भी नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हड़ताल की परिभाषा में किया गया है। अब अगर किसी संस्थान में 50% या उससे ज्यादा कर्मचारी एक साथ मास कैजुअल लीव पर चले जाते हैं तो उसे भी हड़ताल माना जाएगा। हाँ, उसे भी कानूनी तौर पर हड़ताल माना जाएगा। इसके अलावा किसी भी हड़ताल या तालाबंदी से 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मकसद दोनों पक्षों को बातचीत के लिए समय देना है। और छटनी यानी रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ के बारे में क्या? ये हमेशा से एक बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है।
उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहले 100 कर्मचारियों तक वाली कंपनियों को छटनी या बंदी के लिए सरकार की इजाजत नहीं लेनी पड़ती थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। 300। इसका मतलब है कि अब ज्यादा कंपनियां बिना सरकारी अनुमति के कर्मचारियों को निकाल सकेंगी। इस पर तो बहुत विवाद हो सकता है। इसे तो कर्मचारी विरोधी कदम की तरह देखा जा सकता है। हाँ, और इस पर बहुत बहस हुई भी है। सरकार का तर्क है कि इससे कंपनियों को नियुक्ति करने में ज्यादा लचीलापन मिलेगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ एक सुरक्षा कवच भी जोड़ा गया है। वो क्या है? एक वर्कर रीस्किलिंग फंड का प्रावधान है। इसके तहत कंपनी को नौकरी से निकाले गए हर कर्मचारी के नाम पर उसके 15 दिन के वेतन के बराबर की रकम इस फंड में जमा करनी होगी। और इस फंड का क्या होगा? इस फंड का इस्तेमाल उस कर्मचारी को नए स्किल सिखाने में किया जाएगा ताकि वो दोबारा रोजगार पा सके। अब ये फंड जमीन पर कितना प्रभावी होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम इन चारों कोड्स का सार निकालें तो ये है, कंपनियों के लिए नियमों का पालन आसान और डिजिटल हो, कर्मचारियों के वेतन और रिटायरमेंट फंड को ज्यादा सुरक्षा मिले, सामाजिक सुरक्षा का दायरा इतना बड़ा हो कि उसमें गिग वर्कर्स भी आ जाएं, और विवादों को सुलझाने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया हो। बिल्कुल, कागज पर ये एक बहुत ही व्यापक और आधुनिक ढांचा तैयार करते हैं। लेकिन जैसा कि हर बड़े कानून के साथ होता है, इनकी असली परीक्षा इनके लागू होने में होगी। हमारे सामने अब कुछ बड़े सवाल हैं। क्या इंस्पेक्टर सच में फैसिलिटेटर बन पाएगा, या ये सिर्फ एक किताबी बात रह जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि वो देश के 40 करोड़ असंगठित कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा का लाभ सच में पहुंचा पाएगा? इन सवालों के जवाब ही इन कोड्स का भविष्य तय करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू दिस कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के श्रम कानून यानी लेबर लॉज सिर्फ नियम या रूल्स नहीं है, बल्कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है। दिसंबर 30, 2025 की ताज़ा गजेट नोटिफिकेशंस और नए लेबर कोड्स के फाइनल इम्प्लीमेंटेशन के बाद भारत का पूरा कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल लैंडस्केप बदल चुका है। ये बदलाव सिर्फ कंप्लायंस पेपर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधा असर डालता है एम्प्लॉयज की टेक होम सैलरी पर, एम्प्लॉयर्स की लाइबिलिटीज पर और कंपनी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर। आज हम इन 4 नए कोड्स, कोड ऑन वेजेस, सोशल सिक्योरिटी कोड, OSH कोड और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड का एक डीप एनालिसिस करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे 29 पुराने और कॉम्प्लेक्स लॉज को रिप्लेस करके ये 4 नए स्तंभ खड़े किए गए हैं, और एक बिजनेस लीडर, HR प्रोफेशनल या कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पर आपके लिए इसका क्या अर्थ है। आइए सबसे पहले हम बुनियाद को समझते हैं। भारत सरकार ने दशकों पुरानी 29 सेंट्रल लेबर लॉज को इंटीग्रेट करके 4 कोड्स में समाहित किया है। इसका उद्देश्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और साथ ही वर्कफोर्स को बेहतर सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना। लेकिन इस बदलाव के प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। दिसंबर 2025 में जारी किए गए नए सेंट्रल रूल्स के मुताबिक कंप्लायंस का तरीका अब पूरी तरह डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और स्ट्रिक्ट हो चुका है। अब पुराने रजिस्टर्स और मैनुअल फाइलिंग्स का समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस कोड की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है और जिसका असर हर एम्प्लॉय की पे स्लिप पर पड़ेगा, द कोड ऑन वेजेस 2019। कोड ऑन वेजेस ने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को रिप्लेस किया है। इस कोड का सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है वेजेस की नई डेफिनेशन। सेक्शन 2Y के तहत अब वेजेस में बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस शामिल है। कानून स्पष्ट कहता है कि अगर आपके अलाउंसेस जैसे HRA, कन्वेयंस या स्पेशल अलाउंस टोटल कॉम्पेंसेशन की 50% से ज्यादा है, तो वो एक्सेस अमाउंट वेजेस का हिस्सा माना जाएगा। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन एम्प्लॉयर्स के लिए ये है कि ग्रेजुइटी और प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन अब बढ़ जाएगा। अगर किसी एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी कम था और अलाउंसेस ज्यादा, तो अब एम्प्लॉयर को अपना स्ट्रक्चर बदलना होगा ताकि एक्सक्लूजन्स 50% से ज्यादा ना हो। इससे एम्प्लॉय की टेक होम सैलरी शायद कम हो सकती है, लेकिन उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स यानी सोशल सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी। साथ ही इक्वल रेम्यूनरेशन के रूल्स अब जेंडर न्यूट्रल हो गए हैं, जिसका मतलब है कि किसी भी जेंडर के एम्प्लॉय को सेम काम के लिए सेम सैलरी मिलनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 की तरफ। ये कोड सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए नहीं, बल्कि गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक क्रांति लेकर आया है। आज तक डिलीवरी पार्टनर्स या फ्रीलांसर्स को लेबर लॉज के दायरे से बाहर माना जाता था, लेकिन सेक्शन 114 के तहत अब एग्रीगेटर्स जैसे राइड शेयरिंग एप्स या फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को अपने टर्नओवर का एक हिस्सा, जो कि 1 से 2% के बीच हो सकता है, एक सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करना होगा। सोशल सिक्योरिटी कोड ने ग्रेचुइटी के नियम भी बदल दिए हैं।
फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए अब 5 साल की सर्विस पूरी करना अनिवार्य नहीं है। अगर उन्होंने 1 साल भी काम किया है तो उन्हें प्रो राटा बेसिस पर ग्रेचुइटी मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग को रीडिफाइन करता है। इसके अलावा आधार को अब सभी बेनिफिट्स और कंप्लायंसेस के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है ताकि डुप्लीकेशन को रोका जा सके और बेनिफिट सीधे बेनिफिशियरी तक पहुंचे। तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। ये कोड एम्प्लॉयर्स और यूनियंस के बीच के रिश्ते को रेगुलेट करता है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव हायरिंग और फायरिंग की फ्लेक्सिबिलिटी में किया गया है। पहले 100 से ज्यादा वर्कर्स वाली फैक्ट्रीज को ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट के लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी। नए कोड ने इस थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर 300 वर्कर्स कर दिया है। हालांकि इससे एम्प्लॉयर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन वर्कर प्रोटेक्शन के लिए रिट्रेंचमेंट फंड बनाया गया है जिसमें एम्प्लॉयर को रिट्रेंच्ड वर्कर के लिए 15 डेज की वेजेस जमा करनी होगी। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में स्ट्राइक की परिभाषा को भी स्ट्रिक्ट किया गया है। अब किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में स्ट्राइक पर जाने से पहले वर्कर्स को 14 डेज का नोटिस देना अनिवार्य है। पहले ये नियम सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पर लागू होता था, लेकिन अब इसे सभी सेक्टर्स पर लागू कर दिया गया है ताकि अचानक काम रुकने से उत्पादन प्रभावित ना हो। ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी का गठन अब हर उस एस्टैब्लिशमेंट में अनिवार्य है जहां 20 या उससे अधिक वर्कर्स है, ताकि डिस्प्यूट्स का समाधान इंटरनल लेवल पर ही हो। चौथा और आखिरी कोड है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, जिसे हम OSH कोड कहते हैं। ये कोड फैक्ट्री वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयज की सेफ्टी और हेल्थ को इंश्योर करता है। इसने 13 पुराने कानूनों को रिप्लेस किया है। इस कोड की सबसे बड़ी विशेषता है 1 रजिस्ट्रेशन। अब अलग अलग लेबर लॉज के तहत अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन पूरे एस्टैब्लिशमेंट के लिए पर्याप्त होगा। OSH कोड ने महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्रेसिव कदम उठाया है। अब महिलाएं कंसेंट देने पर रात की शिफ्ट में यानी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम कर सकती हैं, बशर्ते एम्प्लॉयर उनकी सेफ्टी, हॉलिडेज और ट्रांसपोर्टेशन की पूरी व्यवस्था करे। एनुअल हेल्थ चेकअप अब एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी है उन एम्प्लॉयज के लिए जो एक निश्चित आयु सीमा के ऊपर हैं। साथ ही इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी प्रावधान किए गए हैं ताकि उन्हें वही सुविधाएं मिले जो लोकल वर्कर्स को मिलती हैं। कंप्लायंस मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखें तो नए रूल्स ने लाइफ को थोड़ा आसान बनाया है, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ा दी है। पहले जहां एम्प्लॉयर्स को दर्जनों रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते थे, अब ड्राफ्ट रूल्स 2025 के मुताबिक रजिस्टर्स की संख्या को घटा दिया गया है। अब आपको मुख्य रूप से एम्प्लॉय रजिस्टर, वेज रजिस्टर और मस्टर रोल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मेंटेन करना है। रिटर्न्स फाइलिंग को भी स्ट्रीमलाइन किया गया है। अब अलग अलग रिटर्न भरने के बजाय एक सिंगल इंटीग्रेटेड एनुअल रिटर्न भरना होगा। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि कंप्लायंस आसान करने के साथ साथ पेनल्टीज को बहुत सख्त कर दिया गया है। नॉन कंप्लायंस या गलत जानकारी देने पर अब पेनल्टीज कंपाउंडेड हो सकती हैं और बार बार गलती करने पर इम्प्रिजनमेंट यानी जेल का प्रावधान भी है। इंस्पेक्टर का नाम बदलकर अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर दिया गया है। इनका काम सिर्फ गलतियां ढूंढना नहीं, बल्कि एम्प्लॉयर्स को कंप्लायंस में मदद करना भी है। वेब बेस्ड इंस्पेक्शन स्कीम लागू की जाएगी, जिससे हरासमेंट कम होगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने सैलरी स्ट्रक्चर्स का ऑडिट करें, देखें कि क्या आपका वेज स्ट्रक्चर नई 50% कैपिंग डेफिनेशन के अनुरूप है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और स्टैंडिंग ऑर्डर्स को रिव्यू करें। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स को नए नियमों के हिसाब से ड्राफ्ट करें। तीसरा, अपनी HR सॉफ्टवेयर और पेरोल सिस्टम्स को अपडेट करें ताकि वो नए कॉन्ट्रीब्यूशंस और टैक्स कैलकुलेशंस को प्रोसेस कर सकें। ये समझना जरूरी है कि ये कोड सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये एक कल्चरल शिफ्ट है। भारत एक इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। जब हम कंप्लायंस को बोझ नहीं बल्कि एक कंपेटिटिव एडवांटेज मानते हैं, तब हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स आज उन्हीं कंपनीज के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो एथिकल और कंप्लायंट हो। एक महत्वपूर्ण पहलू कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और OSH कोड दोनों मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी समय पर वेजेस मिले और उनका PF और ESIC कंट्रीब्यूशन जमा हो। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होने के नाते अब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने डायरेक्ट एम्प्लॉयज तक सीमित नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल होता है तो लायबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पर आएगी। इसलिए अपने वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स का कंप्लायंस ऑडिट करना अब एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। एनुअल लीव और वर्किंग आवर्स के बारे में भी क्लैरिटी दी गई है। OSH कोड के तहत अगर कोई वर्कर ओवरटाइम करता है तो उसे नॉर्मल वेजेस का 2 गुना यानी डबल मिलना चाहिए। ओवरटाइम की कैलकुलेशन के लिए डेली और वीकली लिमिट सेट की गई है और किसी भी वर्कर से 12 घंटे से ज्यादा स्प्रेड ओवर काम नहीं करवाया जा सकता। लीव इनकैशमेंट और कैरी फॉरवर्ड के रूल्स को भी स्टैंडर्डाइज किया गया है ताकि वर्कर्स को उनके अधिकार मिल सके। जैसे हम इस विश्लेषण के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, ये याद रखना आवश्यक है कि इन कानूनों का उद्देश्य संतुलन बनाना है। एक तरफ ये एम्प्लॉयर्स को बिजनेस चलाने में फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, लाइसेंसिंग को डिजिटल करते हैं और ब्यूरोक्रेटिक
हर्डल्स को कम करते हैं। दूसरी तरफ ये एम्प्लॉयज को डिग्निटी, सिक्योरिटी और सेफ्टी की गारंटी देते हैं। एक खुश और सुरक्षित वर्कर ही एक प्रोडक्टिव वर्कर होता है और यही फिलॉसफी इन कोड्स के मूल में है। आपके लिए मेरा सुझाव यही है कि इन बदलावों से डरे नहीं, बल्कि इन्हें अपनाएं, अपनी टीम्स को ट्रेन करें, अवेयरनेस क्रिएट करें और प्रोएक्टिव अप्रोच रखें। दिसंबर 2025 के रूल्स ने दिशा तय कर दी है और आने वाला दशक उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस का होगा जो कंप्लायंस और गवर्नेंस में एक्सीलेंस हासिल करेंगे। इस नए युग में कंप्लायंस सिर्फ एक टिक बॉक्स एक्टिविटी नहीं है, ये आपकी ब्रांड रेप्यूटेशन का हिस्सा है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और मजबूत श्रम कानून इस प्रगति की नींव है। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत जानकारी आपको नए लेबर कोड्स को समझने और इम्प्लीमेंट करने में सक्षम बनाएगी। सतर्क रहें, सूचित रहें और एक बेहतर, सुरक्षित और अनुशासित प्रोफेशनल वातावरण निर्माण करने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। भारत में काम करने के तौर तरीके और नियम पूरी तरह से बदल रहे हैं। आज हम इन्हीं नए श्रम कानूनों यानी लेबर कोड्स पर एक नजर डालेंगे, जिन्हें समझना हर कर्मचारी और हर कंपनी के लिए बेहद जरूरी है। ये एक ऐसा बदलाव है जो दशकों पुराने नियमों की जगह ले रहा है और भारत में काम करने का एक बिल्कुल नया ढांचा तैयार कर रहा है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते। पुराने कानून वाकई एक मकर जाल की तरह थे, जिसमें सब उलझे हुए थे, कंपनियां भी और कर्मचारी भी। ये जो सुधार हैं, ये इसी जाल को काटकर चीजों को आसान बनाने का एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, पहले की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। दर्जनों केंद्रीय श्रम कानून थे जो अक्सर एक दूसरे से टकराते थे। इससे होता यह था कि व्यवसायों के लिए कंफ्यूजन और मुश्किलें बहुत बढ़ जाती थी। तो इस पूरे सुधार की जड़ में यही समस्या थी, एक टूटा फूटा बिखरा हुआ कानूनी ढांचा जो असल में देश की आर्थिक तरक्की के रास्ते में एक रुकावट बन गया था। तो फिर इस चुनौती का समाधान क्या था? सरकार ने 29 अलग अलग केंद्रीय कानूनों को लिया और उन्हें 4 सीधी साधी संहिताओं में मिला दिया। आइए देखते हैं कि ये 4 नए स्तंभ आखिर हैं कौन से। ये हैं वो 4 नए कोड्स जो भारत के लेबर लैंडस्केप को बदलने वाले हैं। पहला, वेतन यानी सैलरी से जुड़ा कोड। दूसरा, कंपनी और कर्मचारियों के रिश्तों पर यानी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा पर कोड। और चौथा, काम करने की जगहों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा OSH कोड। इन कानूनों को बाकायदा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया, जो इनकी आधिकारिकता को दिखाता है। और हाँ, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे लेबर यूनियनों, कंपनियों और राज्य सरकारों के बीच लंबी बातचीत और चर्चाएं शामिल थीं। इस पूरे सुधार के पीछे का मकसद एकदम साफ था, कानूनों को एक करना और उन्हें सरल बनाना। एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां नियम कानून मानना आसान हो, जहां जवाबदेही तय हो और जहां कंपनी और कर्मचारी दोनों का फायदा हो। चलिए अब एक एक करके इन कोड्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं OSH कोड की, यानी वो कोड जो काम करने की जगह पर हमारी सुरक्षा, सेहत और बाकी स्थितियों से जुड़ा है। देखते हैं इसका क्या असर होगा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। अब सरकारी इंस्पेक्टर सिर्फ गलतियां पकड़ने वाले इंस्पेक्टर नहीं होंगे, बल्कि फैसिलिटेटर भी होंगे। मतलब वो कंपनियों को सलाह और मार्गदर्शन देंगे ताकि नियमों का सही से पालन हो सके। ये सोच में एक बड़ा बदलाव है। आगे बढ़ते हैं और सामाजिक सुरक्षा कोड पर नजर डालते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाना। और सच कहूं तो ये शायद इन सुधारों का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पहली बार देश के असंगठित क्षेत्र के लगभग 40 करोड़ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर इस बड़े बदलाव को और भी साफ कर देती है। देखिए, पहले सोशल सिक्योरिटी ज्यादातर सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों तक ही थी, पर अब इसमें गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले या कैब चलाने वाले वो भी आ गए हैं। और ये UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, इसका मतलब ये है कि अब नौकरी बदलने पर भी सोशल सिक्योरिटी के फायदे हमेशा साथ रहेंगे। इन संहिताओं में महिला सशक्तिकरण पर भी खास ध्यान दिया गया है। मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते करना, 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली जगहों पर क्रेच को जरूरी बनाना और महिलाओं को उनकी सहमति और पूरी सुरक्षा के साथ रात में काम करने का अधिकार देना, ये सभी वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़े कदम। चलिए अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड से होने वाले बदलावों पर बात करते हैं। ये कोड यूनियनों के नियमों और विवादों को सुलझाने के तरीकों को आसान बनाता है।
ये जो 300 का आंकड़ा है ना, ये बहुत कुछ बदल देता है। अब जिन कंपनियों में 300 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कर्मचारियों को निकालने या कंपनी बंद करने के लिए सरकार की पहले से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे उन्हें अपना बिजनेस चलाने में ज्यादा लचीलापन मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच भी जोड़ा गया है। अगर किसी कर्मचारी की छटनी होती है तो उनकी मदद के लिए एक वर्कर रीस्किलिंग फंड बनाया जाएगा। कंपनियां इस फंड में योगदान देंगी ताकि वो कर्मचारी नई स्किल सीखकर फिर से रोजगार पा सके। तो इन सब बदलावों का कंपनियों और एचआर लीडर्स के लिए असल में मतलब क्या है? प्रैक्टिकली उन्हें अब क्या करना होगा? इसे एक तरह की चेकलिस्ट समझिए जो हर बिजनेस को फॉलो करनी होगी। सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन चेक और अपडेट करें, फिर सैलरी स्ट्रक्चर को नए नियमों के हिसाब से बदलें, अपनी एचआर पॉलिसीज और कॉन्ट्रैक्ट्स को अपडेट करें और आखिर में सेफ्टी के सभी नियमों का पालन करें, जिसमें सेफ्टी कमेटी बनाना भी शामिल है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। और अंत में ये एक बड़ा सवाल रह जाता है, कानून का ढांचा भले ही सरल हो गया हो, लेकिन कंपनियों की जिम्मेदारियां खास तौर पर सामाजिक सुरक्षा और सेफ्टी को लेकर काफी बढ़ गई हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारे बिजनेस इस बड़े बदलाव के लिए वाकई तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर संगठन को सोचना होगा। So, let's talk about something huge. India has completely overhauled its labor laws, a move that affects hundreds of millions of people. Today, we're going to decode what these new labor codes are all about. I mean, just think about it for a second. How on earth do you even start to reform the rules of work for a workforce of over 400 million people? I mean, the scale is just mind-blowing. But that's exactly the task the Indian government has taken on. You see, the whole goal here is a massive cleanup. For decades, India's labor laws were this incredibly tangled web of over 29 different central laws, some of them 100 years old. The new system, it just scraps all of that for a much simpler framework of 4 clear, unified codes. All right, so here's how we're going to break this all down. First, we'll look at the big picture move from that web of laws to the new codes. Then, we'll dive into safety, wages, social security, and finally, how these new rules are actually going to be enforced. Okay, first things first. We need to understand the shift from that tangled web of old laws to these new, unified codes. And trust me, you're going to see just how big of a deal this really is. Yeah, this isn't just a minor update. It's a total rewrite of the rulebook. The government has basically taken decades of old, sometimes contradictory laws and boiled them all down into a single, streamlined framework that's actually designed for a modern economy. So, the new system, it's basically built on these 4 main pillars. You've got one for occupational safety and health, one for social security, another for industrial relations, and finally, one for wages. Everything now falls under one of these 4 categories. So much simpler, right? All right, so we've got the big picture. Now let's zoom in on that very first pillar, the OSH code. This one is all about safety and the conditions people actually work in every day. And this is a really big deal. It marks a major shift in how we think about workplace safety. The responsibility is now squarely on the employer. They have to be proactive. We're talking about providing a safe environment, doing risk assessments, giving safety training, and even ensuring free annual health checkups. It's no longer optional. And here's something that sounds simple, but is actually a huge change. A standardized 8-hour workday. Before, this could vary all over the place, depending on the industry or state. Now, there's one clear national standard. Okay, moving on. Let's talk about 2 things that are, well, absolutely crucial for any worker. Your paycheck and what happens when there's a problem. This is where the codes on wages and industrial relations come in. Now, this might look a little technical, but trust me, it's a total game changer. For the first time, there's one single clear definition of wages across the board. Why does that matter? Because that number is what's used to calculate pretty much everything. Your retirement savings, your bonus, everything. The new rules also stop companies from playing around with different allowances to keep that base number artificially low. So, this number, 300, it represents a huge policy shift. It used to be that if a company had 100 or more workers, they needed government permission for things like layoffs. Well, that number has now been tripled to 300, which gives a lot more businesses more freedom to operate.
But, and this is important, with that new flexibility for businesses comes a new safety net for workers. If someone does get laid off, their employer now has to contribute 15 days of their last wage into a special worker reskilling fund. The whole idea is to help people get new skills and get back on their feet. All right, let's shift gears and talk about something that really affects everyone, Social Security. The new code here is trying to take a massive step forward to create a stronger safety net for, well, pretty much everyone. And to understand why this new code is so important, you have to look at the sheer scale of the challenge. For the very first time, people who work in the gig economy, think delivery drivers or freelancers, are officially recognized. But the real giant here is the unorganized sector. We're talking about a staggering 400 million people that the new code is trying to bring into the system. So how exactly are they going to do this? Well, the new code brings all these new groups of workers under the Social Security umbrella. It creates a national digital database to keep track of everyone. And it guarantees that if you're a temporary worker, you get the same benefits as a permanent one. Plus, your benefits will be portable, so they follow you from job to job. And the new codes also make some really important progressive changes for women in the workforce. We're talking a full 26 weeks of paid maternity leave, mandatory daycare facilities in any company with over 50 employees, and, this is a big one, giving women the right to work in any kind of establishment, even at night, as long as they consent and safety is guaranteed. So, we've got all these new rules, which is great, but the big question is, how are they actually going to be enforced? This brings us to the new approach to compliance. This right here, this is a fundamental change in philosophy. The old inspector role is gone. In its place, we have the inspector cum facilitator. Their job isn't just to catch people doing things wrong, it's also to advise and guide employers to help them actually follow the law. It's a shift from just policing to actually help. But don't think this new facilitator role means there are no teeth to these laws. Oh no. The new penalty structure is really clear, and it's steep. A general violation can cost you up to 3 lakh rupees, and if you don't fix it, that's an extra 2 grand for every single day it continues. And finally, a huge step into the 21st century. Compliance is going digital. No more giant stacks of paperwork. All registrations, licenses, and returns will be filed online through one central portal. This should make things way more transparent and efficient for everybody. Okay, so let's boil this all down. What are the key things you absolutely need to remember? First, simplification. Over 29 laws are now just 4 codes. Second, expansion. Social Security now covers millions of new workers. Third, flexibility. Businesses have more freedom to operate. And fourth, facilitation. There's a whole new approach to enforcement. And the vision behind this whole thing, as the Prime Minister put it back in 2020, is to create a system that ultimately makes India's massive workforce self-reliant. And all of this leaves us with one massive lingering question. This is, without a doubt, the biggest overhaul of India's labor laws since its independence. Will these 4 codes really succeed in untangling that century-old web? Or will putting them into practice across such a huge and diverse country just create a whole new set of problems? I guess only time will tell. The landscape of Indian industrial jurisprudence is not merely evolving, it is being fundamentally rewritten. For decades, the relationship between capital and labor in India was governed by a complex web of 29 distinct central enactments, some dating back to the pre-independence era. Today, we stand at the threshold of a unified era. We are witnessing the consolidation of these 29 laws into 4 comprehensive codes. This is not just a legal update. It is a structural shift in how organizations will hire, manage, pay, and protect their human capital. The question before every employer, legal professional, and compliance officer is no longer about when these changes will arrive, but rather, are we truly prepared for the depth of compliance they demand?
We are here to navigate the intricate framework of the 4 new labor codes and the critical draft central rules of December 2025. This presentation will serve as your definitive guide to understanding the Code on Wages, the Code on Social Security, the Industrial Relations Code, and the Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code. Our objective is to move beyond the surface-level headlines and dissect the operational realities, the financial implications, and the strict compliance mandates that are now reshaping the corporate ecosystem. We will analyze the transition from a fragmented history to a digitized, streamlined future, ensuring that your understanding is not just theoretical, but practically applicable to the boardroom and the shop floor alike. To appreciate the magnitude of this change, we must first recognize the architecture of these 4 pillars. The Parliament of India has amalgamated the complex history of labor laws into 4 functional categories: wages, Social Security, Industrial Relations, and Occupational Safety, Health, and Working Conditions. With the notification of the draft central rules in December 2025, the government has signaled the finalization of the procedural machinery required to implement these codes. This signifies that the era of ambiguity is over. The focus now shifts entirely to implementation and adherence. Let us begin our analysis with the first and perhaps most financially significant pillar, the Code on Wages 2019, read with the Draft Code on Wages Central Rules 2025. This code replaces 4 historic acts: the Payment of Wages Act, the Minimum Wages Act, the Payment of Bonus Act, and the Equal Remuneration Act. The most critical aspect here is the new uniform definition of wages. Under the new proviso, specified exclusions from wages, such as house rent allowance, conveyance, and overtime, cannot exceed 50% of the total remuneration. If these exclusions exceed 50%, the excess amount will be deemed as wages for the purpose of calculating Social Security contributions. For employers, this is a financial restructuring event. Organizations that have historically structured compensation packages with low basic pay and high allowances to minimize provident fund and gratuity liabilities must now reevaluate their payroll structures. The cost to company for employers may rise, and the take-home pay for employees may see a calibration as a higher portion of salary is channeled into long-term Social Security savings. Furthermore, the code introduces the concept of a floor wage to be fixed by the central government, below which no state government can fix the minimum wage. This ensures a universal baseline standard of living across the geography of the nation. Moving to the payment timelines, the code mandates that wages must be paid within 2 working days after an employee is removed, dismissed, retrenched, or resigns. This is a significant tightening of the settlement period, requiring payroll teams to be agile and systems to be integrated. The draft rules of 2025 further clarify the calculation of bonus, specifying that the available surplus must be computed meticulously, and the disqualification from bonus is now strictly tied to convictions for sexual harassment or violent conduct, reinforcing the link between workplace ethics and financial entitlement. We must now turn our attention to the second pillar, the Code on Social Security 2020 and the corresponding 2025 rules. This is a visionary expansion of the safety net. For the first time, the legal framework explicitly recognizes gig workers and platform workers. The distinction between a traditional employee and a gig worker is acknowledged, yet the responsibility of Social Security is now extended to the aggregators, the digital platforms that drive the modern economy. Aggregators are now required to contribute a percentage of their annual turnover, capped at 5% of the amount payable to gig workers, into a
designated Social Security fund. The implications for the unorganized sector are profound. The code mandates the use of Aadhaar for the registration of unorganized workers, gig workers, and building workers to create a comprehensive database. For the corporate sector, the changes to gratuity are equally vital. While the 5-year continuous service requirement remains for regular employees, fixed-term employees are now entitled to gratuity on a pro rata basis, regardless whether they complete 5 years. This provision removes the incentive for employers to terminate contracts just before the 5-year mark to avoid gratuity payments, thereby ensuring fairness for contract workforce. The third pillar, the Industrial Relations Code 2020, introduces structural changes to how disputes, unions, and retrenchments are handled. The 2025 draft rules provide the procedural flesh to these statutory bones. One of the most discussed changes is the increase of the threshold for standing orders and closure permissions. Previously, industrial establishments with 100 or more workers required government permission for retrenchment or closure. This threshold has been raised to 300 workers. This change offers greater flexibility to mid-sized employers to adapt their workforce to market demands without bureaucratic hurdles, promoting the ease of doing business. However, this flexibility comes with a balanced responsibility. The code introduces a worker reskilling fund. In the event of retrenchment, the employer must contribute an amount equal to 15 days of wages last drawn by the worker into this fund. This ensures that a displaced worker has the financial support to upskill and re-enter the marketplace. Furthermore, the code formalizes the concept of a negotiating union. In an establishment with multiple trade unions, the union with 51% or more membership will be recognized as the sole negotiating council. This streamlines collective bargaining, preventing multiplicity of demands and fostering a more stable industrial environment. The fourth pillar, the Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code 2020, consolidates 13 distinct acts, including the Factories Act of 1948 and the Contract Labor Act of 1970. The 2025 draft rules emphasize the modernization of workplace safety. The most notable progression here is the provision regarding women employees. Women are now entitled to work in all establishments for all types of work, including night shifts from 7 p.m. to 6 a.m., provided the employer ensures adequate safety, security, and consent. The rules detailed the specific safety protocols required, including transportation and secure working areas, breaking the glass ceiling that restricted women's employment in certain sectors and shifts. Additionally, the OSH code introduces a single license regime. Contractors who previously had to obtain separate licenses for each work order or location can now obtain a single all-India license for 5 years. This drastically reduces the compliance burden and paperwork. The concept of deemed registration is also introduced. If the registering officer fails to register the establishment within the prescribed timeline, it is deemed to be registered. This places the accountability on the administration to be efficient. From a compliance procedure perspective, the 2025 rules across all 4 codes emphasize digitization. The era of physical registers is effectively ending. The rules prescribe that registers, returns, and notices must be maintained electronically on the Shram Suvidha portal or equivalent government portals. We are moving towards a regime of 1 return and 1 challan. However, this transparency is a double-edged sword. With digital filings, the government's ability to detect non-compliance through data analytics increases exponentially. Employers must ensure that the data flowing from their payroll systems to the government portals is accurate, consistent, and validated. The penalty structure has also been decriminalized for minor technical offenses, but monetarily strengthened for serious violations. The focus is on compounding of offenses,
paying a fine to settle the issue rather than long-drawn litigation, provided the offense is not repeated. However, for obstruction of inspectors or falsification of records, the penalties remain stringent, reflecting the state's intolerance for deliberate evasion of the law. As we synthesize this information, it is essential to understand the core message behind these reforms. This is not merely a bureaucratic shuffling of papers. It is a strategic alignment of India's labor market with global standards. For employers, the message is clear. Compliance is no longer a back-office function, but a boardroom strategy. The redefinition of wages impacts your balance sheet. The recognition of fixed-term employment impacts your hiring strategy. The safety codes impact your infrastructure planning. Organizations must now conduct a comprehensive impact assessment. You must review your employment contracts to align with the new wage definitions. You must update your standing orders to reflect the new disciplinary procedures. You must audit your contractor relationships to ensure they are compliant with the single license regime, as the principal employer remains ultimately liable for the statutory dues of contract labor. Furthermore, the role of the human resources professional evolves from personnel management to compliance governance. The nuances of the worker versus employee definitions, the calculation of the allocable surplus for bonus, and the management of the reskilling fund require a deep technical understanding of the law. Training your internal teams and upgrading your payroll software are immediate priorities. The transition period will require vigilance, as the interpretation of these new rules by the judiciary will eventually settle the practical application of the law. We must also reflect on the social dimension. These codes represent a social contract. By ensuring that gig workers have insurance, that women can work freely at night with safety, and that retrenched workers have a safety net, the state is attempting to create a more equitable work environment. Compliance, therefore, is not just a legal obligation, it is a moral imperative and a badge of good corporate governance. Companies that proactively embrace these changes will build stronger employer brands, attract better talent, and operate with a significantly lower risk profile. In conclusion, the 4 labor codes and the 2025 draft rules mark the dawn of a simplified, digitized, and balanced labor regime in India. We are moving away from the inspector Raj of the past to a facilitator regime of the future. The complexity of 29 laws has been distilled into 4, but the responsibility to adhere to them has increased. As professionals, we must champion this change, ensuring that our organizations are not only compliant with the letter of the law, but are also aligned with its spirit, which is to foster a productive, safe, and fair environment for the nation's workforce. The path ahead is one of adaptation and diligence. Let us walk.